हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ डिमांड। और आज के इस लेक्चर में जो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जाएंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है। अभी जो तक जो हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था वो ये समझने की कोशिश किया था कि डिमांड किसको कहते हैं। ठीक है। और डिमांड को प्रभावित करने वाले क्या क्या तत्व हैं। ठीक है। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट जो समझने वाले हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। उससे पहले आपको याद होगा कि बताया गया था डिमांड चैप्टर के अंदर कि डिमांड क्या होता है। ठीक है। और ऐसे क्या क्या तत्व हैं, ऐसे क्या क्या कारक है जिनकी वजह से किसी भी वस्तु का जो आप डिमांड करते हो, जो मांग करते हो, उसके ऊपर असर पड़ेगा। यानी ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि आप किसी वस्तु को ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे। ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा था। तो उसमें पढ़ा था प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किसी सामान को क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे कम खरीदेंगे। ठीक है। कंज्यूमर्स इनकम, यानी अगर क्रेता के इनकम की बात करें तो उसके इनकम यानी उसके आय का भी सीधा असर पड़ता है किसी भी वस्तु का के डिमांड के ऊपर। ठीक है। अगर क्रेता का इनकम बढ़ता है, बायर का इनकम बढ़ता है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। ठीक है। और वो डिमांड भी ज्यादा करेगा। अगर बायर का इनकम घटता है, ठीक है, क्रेता का इनकम घटता है, तो वैसे सूरत में क्या होता है, डिमांड भी कम होगा नॉर्मल वस्तुओं के सूरत में। ठीक है। इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी हम जो भी वस्तु की बात करें, अगर वो मेरे स्वाद अनुसार है, ठीक है, तो मेरे स्वाद अनुसार होने की सूरत में क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, मैं किसी वस्तु को ज्यादा खरीदूंगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैंने मान लेते हैं ये वस्तु को खरीदा, मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कंज्यूम करने के प्रोसेस में मुझे पता चला, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये वस्तु मेरे टेस्ट के हिसाब से नहीं है, ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो ऑब्वियस ही बात है मैं नेक्स्ट टाइम इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं इसको खरीदना नहीं चाहूंगा। ठीक है। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेशन, यानी जो आप उम्मीदें कर रहे हो उसका भी सीधा असर आपकी डिमांड पे पड़ता है। मान लेते हैं कि मुझे बाजार की स्थिति को देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले निकट समय में वस्तु का जो कीमत है वो घटने वाला है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं वर्तमान समय में उस वस्तु को ज्यादा खरीदूंगा। ठीक है। अगर भविष्य में उस वस्तु का दाम बढ़ने वाला है तो मेरे लिए महंगा हो जाएगा। महंगा होने की सूरत में क्या होगा, आज मैं क्या करूंगा, मैं जितना हो सके सामान खरीदने की कोशिश करूंगा, हाँ या ना। और ठीक है, अगर उल्टा हो जाए, अगर मैंने एक्सपेक्ट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाजार में जाने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या बाहर से मुझे खबर मिल रहा है, ठीक है, कि आने वाले समय में वस्तु का रेट घटने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, आज मैं केवल अपनी आज की जरूरत के हिसाब से वस्तु को खरीदूंगा। समझ में आ रहा है, ताकि जब रेट घटे तो मैं ज्यादा खरीद के अपना पैसा बचा सकूं। ठीक है, कम पैसे में ज्यादा सामान खरीद पाऊं। अगला आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें भी आप लोग को याद होगा, इसमें बताया गया था अबाउट इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या चीज के बारे में पढ़ा था, तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा था, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। ये दोनों ही चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया था। ठीक है, कि किस प्रकार से इसका सीधा असर पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आमतौर पे वैसे गुड्स को कहा जाता है विच आर कंज्यूम इन प्लेस ऑफ ईच अदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग इसमें उदाहरण देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारे पास क्या हो सकता है, टी एंड कॉफी हो सकता है। ठीक है। वहीं दूसरी ओर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, ऐसी वस्तुएं जिसका इस्तेमाल हम साथ साथ करते हैं। ठीक है, यानी एक के एब्सेंस में दूसरे का उपयोग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, वैसे गुड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे गुड्स को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसकी कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है, तो इसमें आ सकता है आपका कार एंड पेट्रोल। ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिमांड को और क्या प्रभावित करता है, तो डिमांड को प्रभावित करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है,
जिस बाजार की भी बात कर रहे हो, जिस बाजार में भी उस वस्तु के बेचे जाने की आप बात कर रहे हो, अगर वहां पे मौजूद बायर्स के पास जो आय है वो अगर समान है तो क्या असर पड़ेगा, और असमान है, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो क्या प्रभाव पड़ता है डिमांड के ऊपर, ठीक है। और भी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो और डिटेल के लिए आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया गया था। अब आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर। देखिए, तो इतना तो हमको याद है कि किसी भी वस्तु के डिमांड को बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें प्रभावित करती हैं। तो सिंपल सा तरीका इसको याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का जो डिमांड है, किसी वस्तु का जो डिमांड है वो उस वस्तु के दाम में परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो रहा है, किसी वस्तु का डिमांड जो है उस वस्तु के प्राइस में चेंज के कारण, केवल मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, प्राइस में चेंज के कारण अगर डिमांड परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है, बदलने का मतलब बढ़ना घटना कुछ भी हो सकता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज, यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज कंज्यूमर्स इनकम में चेंज के कारण अगर आया है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि किसी वस्तु का डिमांड में परिवर्तन बायर के इनकम में चेंज की वजह से आया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली, यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज उसके रिलेटेड गुड्स में, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज के कारण अगर आया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। याद होगा आप लोगों को डिमांड के अंदर बताया भी गया था क्रॉस प्राइस इफेक्ट के बारे में। क्रॉस प्राइस इफेक्ट किसको कहा जाता है, तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू दैट नेचर ऑफ commodity, that nature of good in case of which change in price of one will affect the demand of other, ठीक है। यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें किसी एक वस्तु के प्राइस में चेंज आया है जिसका सीधा असर दूसरे के डिमांड पे देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। याद होगा आप लोगों को। और ये आमतौर पे कैसी वस्तुओं के केस में होता है, ये आमतौर पे दो किस्म की वस्तुओं में होता है, जिसमें आता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज, यदि किसी वस्तु के डिमांड में चेंज उसकी कीमत में चेंज के कारण आया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सिमिलरली, if there is any kind of change that occurs in the demand for a commodity because of the change in consumers income, that will consider as income elasticity of demand. And the third one is whenever there is any kind of change in the demand of a commodity due to change in price of its related goods, that is called cross price effect, cross elasticity of demand, ठीक है। तो हमारा जो पूरा फोकस है, हम लोग जो अपने स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, ग्रेड 11 के माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा पूरा फोकस किस पे रहने वाला है, इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। हम लोग पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे,
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये तो चलो ठीक है, आपने जो बोला समझ में आ गया, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है लोचदार, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, और वी कैन से द क्वालिटी टू गेट चेंज। ठीक है, यानी कोई भी चीज जिसमें एक नेचर पाया जाता है खुद को बदलने का, या किसी भी तरह का बदलाव अगर उसमें हमको देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसकी बात करता हूं, क्या आप इसको स्ट्रेच करके बड़ा या इसको बेंड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो उस केस में क्या ये इलास्टिक कहलाएगा, लोचदार कहलाएगा, परिवर्तनशील कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप बाल की बात करते हो, ठीक है, इन कंपेयर टू दिस कॉमोडिटी, ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हो, बाल की बात करते हो, क्या इसमें लचीलापन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग समझते हैं इलास्टिसिटी जो वर्ड दिया गया है, इसको कहा जाता है हिंदी में लोचदार। ठीक है, या लोच भी कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है द क्वालिटी टू चेंज, द क्वालिटी टू चेंज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कहीं पे आपको वर्ड, देखो कुछ कुछ टर्म आपको मिल जाएगा, कहा जा सकता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली यानी मतलब बहुत ज्यादा लोचदार, यानी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा परिवर्तनशील। ठीक है, केवल लिखा गया है इलास्टिसिटी, इसका मतलब हो गया परिवर्तनशील। दोनों में अंतर समझिएगा। मैं कहता हूं परफेक्टली इलास्टिक यानी बहुत ज्यादा लोचदार, बहुत ज्यादा परिवर्तनशील। फिर मैं कह सकता हूं आपको क्या? लोचदार। इलास्टिसिटी यानी परिवर्तनशील। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है ना। अगर ज्यादा चेंजेस देखने को मिले तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है, एक नॉर्मल चेंजेस देखने को मिले दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिले, ठीक है, एकदम चेंज देखने को नहीं मिले, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, और बहुत माइन्यूट सा अगर आपको चेंज हल्का सा देखने को मिले, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? इन इलास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, परफेक्टली इलास्टिक यहां पे जब टर्म यूज किया जाएगा तो बहुत ज्यादा परिवर्तनशील। ठीक है, इलास्टिक सिर्फ अगर कहा जा रहा है तो परिवर्तनशील। परफेक्टली इनइलास्टिक कहा जा रहा है यानी बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं। ठीक है, और अगर कहा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है इन इलास्टिक यानी बहुत माइनर सा परिवर्तनशील, बहुत माइनर सा उसमें चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने ये तो समझ लिया कि डिमांड किसको कहते हैं, हम लोग ने ये भी समझ लिया कि डिमांड को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि यदि डिमांड में किसी तरह का परिवर्तन वस्तु के दाम में परिवर्तन के कारण आया है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हम लोग ने सीखा कि यदि किसी वस्तु के डिमांड में परिवर्तन कंज्यूमर के इनकम में परिवर्तन के कारण आया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सिमिलरली यदि किसी वस्तु के डिमांड में परिवर्तन यदि रिलेटेड गुड्स की कीमत में परिवर्तन के कारण आया है तो उसको कहा जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि आपसे अगर कोई कह दे कि डिमांड में परिवर्तन आया है, ठीक है, और यह बता दे कि डिमांड में परिवर्तन क्यों आया है, क्या आपका जो चीजों को समझने का जो दृष्टिकोण है क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है। अगर मैं एक रेफरेंस दूं, मैं कहता हूं कि आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपका ऑब्वियस सी बात है कुछ मार्क्स आएगा, वी हैव टू अनाउंस द रिजल्ट ऑल्सो। उस प्रोसेस में मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपने जो पेपर दिया है उस पेपर की वजह से आपको मार्क्स आया, ठीक है, आप संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, आप पूछोगे कि सर मार्क्स क्या आया है, तो मैंने बोला कि आपका जो मार्क्स है वो पहले से बढ़ गया है, यानी पिछले एग्जाम में जो आपका मार्क्स आया था उससे इस बार आपका जो मार्क्स आया है वो ज्यादा आया है। क्या आप संतुष्ट हो जाओगे? नहीं। अगला सवाल आप ये पूछोगे कि सर अगर मेरा मार्क्स आया है, बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, जो भी चेंज आया है आप ये तो बताओ कि एग्जैक्ट कितना आया है, हाँ या ना? तो अभी तक हम लोग का जो क्यों का जो जवाब था वो क्या रहा था? हमने क्यों और क्या का
हमने समझा कि डिमांड किसको कहते हैं, हमने समझ लिया डिमांड को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं। ठीक है, क्या इतना से संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, अब आप ये समझोगे कि डिमांड में जो भी परिवर्तन आता है वो कितना आता है, किस लेवल तक का आता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे याद रखिएगा हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो किसके ऊपर है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम लोग पूरा यही चीज पढ़ने वाले हैं, यानी फिर से रिकॉल कर देते हैं इस चीज को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? किसी भी वस्तु के डिमांड में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण अगर आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि जो वस्तु का डिमांड है वो कीमत में चेंज के कारण परिवर्तित हो गया, बदल गया है। तो आप पूछोगे ना कि सर बदलाव आया है तो कितना आया है, राइट? तो याद रखिएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो सिंबल होता है हम लोग शॉर्ट में जो लिखते हैं वो ईडी, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोनों में अंतर क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, यानी कीमत की वजह से डिमांड में होने वाला परिवर्तन। तो सवाल था ये कि सर कीमत की वजह से डिमांड प्रभावित होता है, लेकिन कितना प्रभावित होता है वो भी तो समझना जरूरी है। तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कीमत की वजह से डिमांड जब प्रभावित हुआ है तो उसको मापने का, उसको उसको मापने का 3 तरीका होता है। ठीक है, या इसको हम लोग मेथड भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कीमत की वजह से डिमांड में जो भी परिवर्तन आया है उसको मापने के 3 तरीके होते हैं। जिसमें पहला आपका जो तरीका है वो कहलाता है प्रोपोर्शनेट, या फिर इसी को कहा जाता है परसेंटेज मेथड, राइट? दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और थर्ड वन जो है वो कहलाता है ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, हमारे पास ये 3 विधियां हैं, हमारे पास ये 3 तरीके हैं जिसके मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि कीमत की वजह से डिमांड में कितना परिवर्तन आया है, कितना चेंज आया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग सबको एक एक करके टैकल करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा पहला विधि है, जो पहला तरीका है वो क्या है? पहला जो मेथड है दैट इज percentage, which is also known as proportionate method। ठीक है, अब इसको देखिए कहते क्या है। प्रोपोर्शनेट मेथड या जिसको परसेंटेज मेथड कहते हैं, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का वो तरीका है, वो मेथड है जिसके तहत हम करते क्या है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, elasticity of demand get calculated with the help of the ratio of proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price। यानी प्रोपोर्शनेट मेथड, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का वो तरीका है जिसके तहत इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का अनुपात यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गेट कैलकुलेटेड with the ratio of proportionate change in quantity demanded by proportionate change in price। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते होंगे कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, याद होगा आप लोगों को कि डिमांड के अंदर ये पढ़ाया भी गया था और जनरल नेचर भी आप लोग जानते होंगे कि अगर आप बात करते हो किसी भी वस्तु के प्राइस का, तो प्राइस क्या होता है, किसी भी वस्तु के दाम की अगर आप बात करते हो तो दाम तो परिवर्तन होता रहता है बाजार के अंदर, राइट। तो सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, डिमांड सामान्य तौर पे सामान्य वस्तु के केस में होता क्या है, रेट बढ़ता है तो डिमांड घटता है, रेट घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, जनरल नेचर है। तो अगर हम लोग देखें तो दोनों में रिलेशन कैसा पाया जाता है, दोनों में रिलेशन कैसा पाया जाता है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, उल्टा रिलेशन पाया जाता है। प्राइस बढ़ेगा तो वैसी सूरत में क्या होगा, डिमांड घटेगा। ठीक है, प्राइस घटेगा तो वैसी सूरत में डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, दोनों में इनवर्स रिलेशन चलता है। तो सिमिलरली जब आप बात करते हो इस मेथड का, दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको आप लोग कहते हो परसेंटेज मेथड भी। ओके, यहां पे एक चीज सुधार दे रहे हैं, इकाई हम खा गए हैं यहां पे, छोड़ो यार, पूरा मिटाना है। कभी कभी हम भी ब्लंडर कर देते हैं। कौन है भाई? तो बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोपोर्शनेट मेथड के बारे में। प्रोपोर्शनेट मेथड क्या होता है, तो प्रोपोर्शनेट मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने की उस विधि को कहा जाता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम लोग दो चीजों का अनुपात यूज करते हैं, दो चीजों का रेशियो यूज करते हैं। वो क्या क्या है, तो जिसमें पहला है आपका proportionate change in quantity demanded by proportionate change in price। ठीक है, बाय proportionate
चेंज इन प्राइस। ये दो मेथड का हम लोग, ये दो चीजों का जो रेशियो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस चीज को देखिएगा, इसी चीज को अगर हम लोग चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। इसी चीज को ये भी तो लिखा जा सकता है ना। तो जब भी आप प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए आप अनुपात यूज करते हो। किसका किसका अनुपात यूज करते हो, किसका किसका रेशियो यूज करते हो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग डिवाइड करते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना प्रतिशत चेंज आया है उसको आप डिवाइड करते हो प्राइस में कितना चेंज आया है उससे। अब क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग दिस माइनस साइन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला हो गया जिसकी मदद से आप क्या करते हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये चाहे ऊपर, बात तो एक ही है। इसी मेथड को अगर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक करें तो हम लोग को क्या क्या देखने को मिल सकता है, आइए अब उसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पे चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन find elasticity of demand, the demand for a commodity get changed by 40% due to 20% rise in प्राइस। ठीक है, सवाल दिया गया है कि एक वस्तु का जो डिमांड है उसमें 40% का परिवर्तन आया है, और यह परिवर्तन कब आया है, जब उस वस्तु का जो दाम है वो 20% बढ़ गया। तो यहां पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या चीज दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ है, 20% का राइज हुआ है, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना प्रतिशत का चेंज आया है, उसमें चेंज आया है 40% का। एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो 40% का जो चेंज है डिमांड में वो माइनस में आया होगा, हाँ या ना। ऑब्वियस सी बात है, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि प्राइस क्या हो रहा है, 20% बढ़ा है, जिसकी वजह से 40% जो है डिमांड में परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वैसी सूरत में अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा टेक्निक यूज करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40%। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, राइट। ये माइनस कैंसिल। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो वैसी सूरत में आपको आंसर कितना मिलेगा, 2। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपका यहां पे आया है वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ऐसी सूरत में डिमांड में चेंज किस लेवल पे आ रहा है, यानी देयर इज टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी get changed by 20%, rise by 20%, and there is downfall
इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय 40%। यानी एक ऐसी सूरत में जिस सूरत में अगर किसी वस्तु की जो दाम है वो 20% बढ़ रही है और जो उसका डिमांड है वो 40% घट रहा है, तो वैसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? वैसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड if the price of commodity changed by 40%, due to which a buyer started to buy 40 units in place of 20 units। ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इंफॉर्मेशन के आधार पे अगर आप देखो तो क्या क्या चीजें हम लोग को यहां देखने को मिल रहा है। यहां पे हम लोग को क्या क्या चीजें गिवन है, कह रहा है कि एक वस्तु का जो दाम है उसमें 40% का परिवर्तन आया है। यानी यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना कह रहा है? 40% का परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से जो बायर है, ड्यू टू विच अ बायर स्टार्टेड टू बाय 40 यूनिट्स इन प्लेस ऑफ 20 यूनिट्स। यानी ये जो 40% के परिवर्तन की वजह से एक जो बायर है वो 20 पीसेस की जगह पे अब कितना खरीद रहा है? 40 पीस खरीद रहा है। फिर तो सुनिएगा, आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जब एक वस्तु का जो दाम है वो 40% बदल गया, बढ़ा कि घटा हमको नहीं पता है, 40% क्या हो गया है? बदल गया है, जिसकी वजह से अब जो बायर है वो 40 पीसेस खरीद रहा है, 40 यूनिट्स खरीद रहा है 20 यूनिट की जगह पे। यानी पहले वो 20 पीसेस खरीद रहा था, हाँ है ना? तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, अब जो खरीद रहा है वो 40 पीस खरीद रहा है, यानी ये है न्यू क्वांटिटी। ठीक है, पहले कितना खरीद रहा था? 20 पीसेस खरीद रहा था, राइट? तो जो न्यू क्वांटिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं किससे? Q1 से, और ओल्ड क्वांटिटी को हम लोग Q का Q रहने देते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल सा चीज है, करना क्या है, आपको पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वी हैव टू यूज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे क्या दिया हुआ है हमारे पास? अच्छा, एक लॉजिक यहां पे और देखिए, पहले खरीद रहा था 20 पीस, अब खरीद रहा है 40, यानी पहले से ज्यादा खरीद रहा है कम खरीद रहा है? ऑब्वियस ही बात है, पहले खरीद रहा था 20 अब खरीद रहा है 40, यानी पहले से ज्यादा खरीद रहा है। तो ये जो 40% का जो चेंज आया है ये क्या है? आपका जो वस्तु का रेट है वो 40% घटा है। समझ में आ रहा है? तो अब अगर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो है नहीं, ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। अब क्या करें? तो इस फॉर्मूला को अपनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या? एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दूसरा मिसिंग है, जब तक वो हमारे पास नहीं आ रहा तब तक हम कैलकुलेट कैसे करें? तो हम लोग करेंगे क्या, निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ढूंढिए,
उसको डिवाइड कर दीजिए ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड से और इनटू कर दीजिए 100 से। यानी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्यू, क्योंकि ओल्ड क्वांटिटी को हम लोग क्यू मानते हैं, इनटू 100 कर दिए। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकाला जा सकता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे नया क्वांटिटी डिमांडेड माइनस पुराना क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नया क्वांटिटी डिमांडेड माइनस पुराना क्वांटिटी डिमांडेड। तो ऐसी सूरत में हम लोग सीधा सा क्या करते हैं, नया को हम लोग ने कितना माना है, नया को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q1 से, माइनस पुराना डिवाइडेड बाय पुराना इनटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो नया है आपका, नया डिमांड बायर जो कर रहा है वो 40 पीसेस कर रहा है, पहले कितना खरीद रहा था, पहले 20 पीसेस खरीद रहा था, डिवाइडेड बाय पुराना क्वांटिटी जो कि है 20 इंटू 100। समझ में आ रहा है, तो यहां पे आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है ऐसी सूरत में हमारे पास कितना आएगा, तो 100% आएगा। अब इस लॉजिक के बेसिस पे अब अगर हमारे पास देखा जाए तो दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब चुपचाप हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है, माइनस अप्लाई किया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आया है, तो 100% आया है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है आपका -40%। राइट, ये माइनस कैंसिल कर देना है। यानी ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका कितना निकल के आएगा, तो 2.5 निकल के आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी यहां परसेंटेज नहीं। ठीक है, तो ये एक सीधा सा लॉजिक है जिसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अब ये जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा है उससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो बहुत सिंपल सा चीज है आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए बताया गया आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड get calculated from the ratio of percentage or proportionate change in quantity demanded by percentage or proportionate change in price। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, दिया हुआ है, पुट करो, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। लेकिन अगर इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, देखिए परसेंटेज अगर नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले निकालोगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और उसको आप डिवाइड कर दो किससे, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड से और इंटू करोगे 100। ठीक है, उसको आप इंटू कर दोगे 100 से। तो इसी चीज को हम लोग चेंज इन क्यूडी लिख सकते हैं, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग क्यू मानेंगे, इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब ऐसी सूरत में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड जिसको हम लोग मानेंगे Q1 माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड जिसको हम लोग मान रहे हैं Q डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे सामने आ गया है Q1 माइनस Q बाय Q। ठीक है, यही ना आएगा, जब आप ये कर रहे हो इंटू 100 तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट आपके सामने यही आ रहा है। समझ में आ रहा है, आपने ये जब किया तो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिल गया, आपने निकाल लिया चेंज इन क्यूडी। आए ना, चलो रुको, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आपने जब ये सॉल्व किया Q1 माइनस Q यानी नया क्वांटिटी माइनस पुराना क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुराना क्वांटिटी इंटू 100, तो आप क्या निकाल लिए, चेंज इन क्वांटिटी आपका निकल जाएगा। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी आपका निकल जाएगा, तो इंटू 100 आपने इसको सॉल्व करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा 100 चेंज इन क्यूडी बाय
क्यू, राइट। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये निकल के आया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सिमिलरली अगर मान लेते हैं आप निकाल रहे हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना चाह रहे हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, चेंज इन प्राइस निकालो डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस कर दो इनटू 100, राइट। चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, तो न्यू प्राइस जिसको हम लोग मानते हैं P1 माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है, माइनस ओल्ड प्राइस जिसको मैं P रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो आप क्या यहां पे कर रहे हो, यहां पे कर रहे हो नया माइनस पुराना बाय पुराना इनटू 100, ठीक है। आपने जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, चेंज इन प्राइस निकल जाएगा बाय प्राइस इनटू 100, राइट। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 100 चेंज इन पी बाय पी। आपके पास ये दिया हुआ है पुट करो, ये दिया हुआ है पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग ये मेथड यूज करके निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोग ये मेथड यूज करके निकालेंगे, राइट। अब इस बेसिस पे इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करते हो, अगले पेज में ही कर देते हैं सो दैट की क्लैरिटी से आप लोग को दिखे, तो ED इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन QD, ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिया हुआ है पुट करो वैल्यू और गेट द रिजल्ट। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको याद होगा हम लोगों ने अभी क्या मेथड अप्लाई किया था, हम लोगों ने परसेंटेज ये माइनस अप्लाई किया, अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हो, माइनस का माइनस, परसेंटेज चेंज इन QD हमारा क्या आया था, परसेंटेज चेंज इन QD आया था हमारा, ये देखिए आया है ना। तो हम लोग यहां पे 100 चेंज इन QD या Q भी लिख सकते हो बाय Q कर दिए, राइट। और एक सेकेंड, 100 चेंज इन Q और QD बाय Q, बाय का मतलब क्या यहां पे है, आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये पूरा वैल्यू लिख दिया है। इस बाय के लिए हम लोग ने माइनस सॉरी डिवाइड साइन यूज किया है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया है, तो 100 चेंज इन पी बाय पी आया है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 100 चेंज इन पी बाय पी हो गया, राइट। तो अब यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा 100 पी बाय 100 चेंज इन पी, राइट। ये 100 ये 100 कैंसल, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास आ रहा है चेंज इन क्यू बाय क्यू इनटू पी बाय चेंज इन पी, ठीक है। इसी चीज को अगर आप अरेंज करके लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, माइनस लिख दिया, ये ओल्ड है ये भी ओल्ड है, यानी ये ओल्ड प्राइस है ये ओल्ड क्वांटिटी है, दोनों ओल्ड को एक साथ लिख देते हैं, तो कैसे लिखेंगे, प्राइस ऊपर में है आ गया, क्वांटिटी नीचे में है कर दिया, ये भी चेंज है ये भी चेंज है, दोनों चेंज चेंज है, इन दोनों को हम लोग एक साथ चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं। यानी सेम वही फॉर्मूला आप अगर स्ट्रेच करते हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन तो आप ये मेथड यूज करोगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप ये भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सूरत में आपका रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ कुछ रहते हैं, वो आपको बनाने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए
फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। If the demand for a commodity changed from 60 units to 20 units when its price become rupees 15 from rupees 10। क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच आपको निकालना है यदि उस वस्तु का जो डिमांड है वो 60 से 20 हो गया, क्योंकि उसका जो डिमांड उसका जो प्राइस था वो 10 से हो गया है 15 रुपया। यानी किसी वस्तु का जो दाम है जब 10 से 15 हो गया, उसकी वजह से अब जो खरीदने वाला है वो 60 पीस की जगह पे 20 पीस खरीद रहा है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या क्या कह रहा है कि वस्तु का जब ओल्ड प्राइस, जिसको हम लोग पी मानेंगे, जब वस्तु का जो पुराना प्राइस था वो 10 रुपया था, ठीक है, उस समय जो खरीद रहा था बायर वो कितना पीस खरीद रहा था? उस समय वो खरीद रहा था 60 पीसेस। अब उस वस्तु का जो दाम है, उस वस्तु का जो दाम है वो कितना हो गया है? 15 रुपया हो गया, जिसकी वजह से जो अब बायर खरीद रहा है वो कितना पीस खरीद रहा है? मात्र 20 पीस खरीद रहा है। सवाल पूछा गया है बताइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो अब सिंपल सा इस फॉर्मूला को अगर हम लोग देखें, हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड के तहत दो फॉर्मूला नजर आता है। एक है आपका परसेंटेज और एक है आपका प्रोपोर्शनेट, एक है आपका परसेंटेज चेंज इन वाला फॉर्मूला और एक है आपका डायरेक्ट जो एक्सट्रैक्टेड फॉर्मूला था वो हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं? देखो, अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो क्या करना होगा? आपको सबसे पहले इस सूचना के आधार पे क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आप वो पहले निकालोगे, तरीका बता दिया गया है। फिर आप क्या चीज निकालोगे? आप निकालोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वो क्या है वो भी निकालें, उसको फिर इसमें पुट किए, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। एक तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली ईडी इज इक्वल्स टू माइनस पी बाय क्यू, यानी पुराना प्राइस इंटू पुराना प्राइस डिवाइडेड बाय पुराना क्वांटिटी इंटू चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। ये वाला भी एक फॉर्मूला है कि नहीं है? आपके पास पुराना प्राइस कितना दिया हुआ है? पुराना प्राइस है हमारा 10। पुराना क्वांटिटी कितना खरीद रहा था? 60 पीसेस। ठीक है, क्वांटिटी में चेंज कितने का आया है? तो क्वांटिटी में चेंज अगर आप निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो? नया क्वांटिटी है आपका 20, ठीक है, नया क्वांटिटी है आपका माइनस पुराना क्वांटिटी। ये करोगे। चेंज इन प्राइस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? नया प्राइस माइनस पुराना प्राइस कर दोगे, तो माइनस 1/6 ये हो गया। Q1 कितना है? Q1 है मेरे पास, ये है Q1। ठीक है, तो नया क्वांटिटी है 20 और पहले कितना खरीद रहा था? 60 पीसेस खरीद रहा था। पुराना प्राइस कितना था? तो पुराना प्राइस था 10। अब कितना प्राइस हो गया है? अब हो गया है, एक मिनट, नया प्राइस है 15 और पहले कितना था? 10 रुपया था। यही ना था सवाल? तो अब इस बेसिस पे अगर आप सॉल्व करते हो तो -1/6 हो गया,
इनटू इसको आपने सॉल्व किया तो -40, इसको आपने सॉल्व किया तो हो गया आपका 5, राइट। इसको कट करेंगे 8 आएगा, ये माइनस कट कर दिया हम लोगों ने, यहां पे हमारे पास 8/6 बचा यानी 4/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1.3 समथिंग आपका आंसर आएगा। तो ये दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है। दोनों ही तरीके से आपको कन्वीनियंट कौन सा लग रहा है, लेकिन उसको आप समझ लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप रिजल्ट निकालिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल रिमेन सेम, आप चाहे इस फॉर्मूला को यूज करो चाहे आप इस फॉर्मूला को यूज करो, अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।